बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। आज के इस व्लॉग में कुछ ख़बर इस तरह से है। हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पर काम करने वाले एक्टिव और चार्ज लोग हैं, वो ज़रा तगड़े हो जाएं। हुकूमत ने शिकंजा कस लिया इनके हवाले से और वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है जी कि मुलव्विस अफराद जो है उनकी शनाख्त के लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स कायम की जाए। ये जॉइंट टास्क फोर्स जिसमें चेयरमैन PTA भी हैं, डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी हैं, डायरेक्टर वजारत IT भी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी इत्तलात हैं, DIG रैंक का एक ऑफिसर भी है और जितने ताकतवर हमारे इदारे हैं इनके लोगों को मज़ीद इसमें शामिल किया जाएगा। तो लिहाजा कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं जी। पहले भी यूट्यूबर्स जो हमारे बड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ क्या हो रहा है वो उस पर व्लॉग्स मैं कर चुकी हूँ। अब मज़ीद क्या किया जाएगा, शिकंजा कस लिया गया है हुकूमत की जानिब से। तो और एक और अहम खबर है, वज़ारत दाखिला ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट की तफसीलात आपके सामने रखूँगी। इसमें वज़ारत दाखिला की जानिब से जो कहा जा रहा है और ख़ास तौर पे अतात आर्डर और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है जी, अब एक नया उन्होंने पॉइंट उठाया है। वो कहते हैं जी जो ये एहतजाज किया गया है, इस एहतजाज में गैर मुल्की अफराद भी थे और ये गैर मुल्की शरपसंद अनासिर जो हैं किस तरह से प्लानिंग की गई थी। मुराद सईद जो है वो वज़ीर आला KP के हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ से उसको हम उठाना नहीं चाहते हैं। और ये सारी जितने भी प्लानिंग थी ये इमरान खान की कॉल नहीं थी, मुराद सईद का किया धरा है सब और इसके पीछे वही था। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इसकी कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगी। अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उनकी एक ऑडियो लीक हुई है और उसी ऑडियो लीक को अब हुकूमत किस तरह से कैश कर रही है, उस ऑडियो लीक और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं कुछ, इसकी भी खबर है मेरे साथ। सबसे पहले तो नाज़रीन ग्रामी बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म के हुक्म पर जो 10 रुकनी ये जॉइंट टास्क फोर्स कायम की गई है। ये टास्क फोर्स जिसमें चेयरमैन PTA भी हैं और डायरेक्टर वजारत IT भी हैं और इसमें FIA साइबर क्राइम चले समझ में आता है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ लगा करके आवाम को परेशान किया जा रहा है, फ़ायर वॉल इंस्टॉल कर दी गई है, की गई थी और ये मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का बेसिकली ये तोहफ़ा है फ़ायर वॉल। और इसकी इंस्टॉलेशन जब से पाकिस्तान में हुई है तब से, और फिर VPN जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था, फिर उसके बाद VPN पे पाबंदी लगा देना और अब ये एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है जी कि सोशल मीडिया पे काम करने वाले जो भी लोग हैं, यानी कि जो प्रो PTI हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सफ़र जो है वो सभी कर रहे हैं इस वक्त, इनके जितने भी इक़दामात हैं फ़ायर वॉल की इंस्टॉलेशन के बाद जो हालात हैं, जिस तरह से पाबंदी लगा दी गई है। आपको पता ही है इंस्टाग्राम हो चाहे वो X तो चलता ही नहीं है, खैर X तो आप चला ही नहीं सकते हैं और VPN पे जब से पाबंदी लगी है तो वो तो बिल्कुल ही फारिग हो गया, उसको तो आप निकाल ही नहीं इस फहरिस्त में से। बाकी यूट्यूब रह गया, फेसबुक जो ऑफिशियल पेज के थ्रू जो लोग वीडियोस अपलोड करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। व्हाट्सएप पे भी काफ़ी, मतलब सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं हमारे यहाँ। और अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये जो 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स कायम की गई है, वज़ीर आज़म साहब ने अहकाम दिए हैं, ये इसमें जो ताकतवर जो हमारे इदारे हैं उनके अफसरान को भी अब शामिल किया जाएगा और जो यूट्यूब पे ख़ास तौर पे काम करने वाले सोशल मीडिया पर जितने भी अनासिर हैं उनको अब किस तरह से उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। ये पहले जो हमारे बड़े हैं उनके साथ क्या होता है यूट्यूबर्स। दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी कहा जा रहा है कि ये जो शरपसंद अनासिर थे हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, इसमें एक और नया पॉइंट उठाया। पहले मुल्क के अंदर जो शरपसंद अनासिर थे उनकी शनाख्त तो मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो रिहा हुए और रिहाई के फ़ौरन बाद उन्होंने जिस तरह से इंकशाफात किए हैं, उन इंकशाफात में मतीउल्लाह जान साहब बेसिकली वो कहते हैं कि वो अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे कर रहे थे, वो जो लाशें थी, जो जांबहक अपराध थे D चौक में जो भी हुआ उस हवाले से। और जब वो पिम्स पहुँचे वहाँ पर उन्होंने जा कर के क्या देखा, वो कहते हैं कि अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करना उनकी सिर्फ ये एक कोशिश थी और इसी कोशिश के पेश नज़र वो अपना वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहे थे और उस वीलॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान ही उनको उठा लिया गया था। वो आधा अधूरा उनका वीलॉग, उसके बारे में मतीउल्लाह जान साहब ने और जो फिर उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो कहते हैं जी कि जो कारकुनान हैं जिनको कि कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि गिरफ़्तार किया जा चुका है,
ہو سکتا ہے خدا نخواستہ وہ جاں بحق ہو چکے ہوں اس آپریشن کے دوران ڈی چوک میں، اور ان کی ہلاکتوں کو چھپانے کے لیے اب اس کو گرفتار کارکنان کا پاکستان تحریک انصاف، جن کو کہ شرپسند کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، نام دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ رینجرز کے جب وہ پمس ہاسپٹل میں پہنچے تو وہاں پہ ایک رجسٹر تھا جس میں کہ رینجرز کے جو شہداء ہیں، جو اہلکار جو اس تمام تر صورتحال میں حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے نا کہ 3 رینجرز اہلکار تھے، ایک پولیس اہلکار ہے، جو 4 جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے جو شہید ہوئے تھے، ان کے حوالے سے ایک رجسٹر تھا، ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس بھی تھے اس رجسٹر میں، تو اس پہ ایک ڈاکٹر کی سگنیچر تھے۔ پھر ہم ڈاکٹر تک ہم پہنچے، رسائی ہم نے حاصل کی، ڈاکٹر صاحب سے ہم نے پوچھا کہ آپ ہی کی سگنیچر ہیں، تو پھر ڈاکٹر صاحب بھی غائب ہو گئے منظر سے، یعنی کہ وہ بھی آگے پیچھے ہو گئے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جی کہ جب وہ بات کرنے کے لیے داد و شمار لینے کے لیے ہاسپٹل پہنچے پمس میں، تو وہاں پہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے صحت جو تھے اور پمس کے جو سربراہ ہیں وہ پمس کے سربراہ کے روم کے اندر موجود تھے۔ روم کو اندر سے انہوں نے لاک کیا ہوا تھا، کنڈی لگائی ہوئی تھی، اور اندر ظاہر مذاکرات اور کچھ بات ہو رہی تھی کہ اب کرنا کیا ہے۔ یہ جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیچارے، ان کو جن کو کہ اس فائرنگ کی زد میں آ کے جو شہید ہو چکے تھے، اب ان شہادتوں کو چھپانا کس طرح سے ہے۔ تو متی اللہ جان صاحب کو بڑے انکشافات، گرفتاری اور پھر رہائی کے بعد ایک دفعہ پھر سے، اور حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا وائس آف امریکہ کو، وہ انٹرویو اس قدر وائرل ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں تو دیکھا ہی جا رہا ہے، وہ دوسرے کنٹریز میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے وہ انٹرویو، کیونکہ اس میں حامد میر صاحب نے بھی بڑے انکشافات کیے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اب جو جوائنٹ ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے، اب وہ ٹاسک فورس جو ہیں سوشل میڈیا پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کہ ظاہر ہے ان کے حوالے سے تو کارروائی کرے گی، لیکن دیگر جو صارفین ہیں انٹرنیٹ یوز کرنے والے ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا جی، حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی یہ جو شرپسند تھے وہ اس احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ موجود تھے۔ وزارت داخلہ نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ جی کہتے ہیں اس میں ہینڈ گرنیڈ یہ لوگ لے کے آئے، آنسو گیس کی شیل لے کے آئے، لاٹھیاں لے کے آئے، ان کے پاس جدید نوعیت کا اسلحہ تھا، اور یہ جتنی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ رینجرز کے 3 اہلکار اور پولیس اہلکار کے علاوہ جن کی اعداد و شمار جو پاکستان تحریک انصاف نے دیے ہیں وہ 12 کے قریب ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی تو وہ کنفرم ہلاکتیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے جن کے ڈاکومنٹس دیے ہیں۔ باقی جو ہے کیا صورتحال ہے جن کی گرفتاریوں کے حوالے سے متی اللہ جان صاحب نے خبر بریک کی ہے، وہ ایک اور انکشاف کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ احتجاج کے اندر جو پرتشدد مظاہرین تھے ان کے پاس جو جدید نوعیت کا اسلحہ تھا، اس اسلحے کی وجہ سے اس فائرنگ کی زد میں آ کر یہ تمام ہلاکتیں ہوئی ہیں، یعنی کہ وہاں پر جو سیکیورٹی ادارے تھے جنہوں نے یہ آپریشن شروع کیا تھا ان کی وجہ سے یہ ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ ہے، اور ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے مراد سعید کے حوالے سے، مراد سعید آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد ابھی منظر پہ نہیں آئے ہیں، تو حکومت نے کہا ہے جی کہ ہمیں کنفرم ہے کہ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی کے ہاؤس میں ہے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ اس نے پناہ لی ہوئی ہے، چھپا بیٹھا ہے، اور ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم اب وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جا کے ریڈ کریں، چھاپا ماریں اور اس کو اٹھا کے لے آئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ سارا کیا دھرا جو ہے، یہ جو احتجاج کی کال تھی، یہ اس کے پیچھے اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، اس کی ساری پلاننگ جو ہے مراد سعید نے کی ہے، اور مراد سعید کے اکسانے پر یہ تمام تر فائرنگ ہوئی ہے، اور جو بھی وہاں پہ ہوا یہ تمام تر صورتحال اسی کے کہنے پہ ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، پسندوں کے حوالے سے یہ کہنا کہ اس میں غیر ملکی تھے 37 جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 37 غیر ملکی جرائم پیشہ ٹرینڈ شرپسند تھے اس احتجاج میں، یہ حکومت جو ہے یہ کہہ رہی ہے، اور حملے کی جو ہے جتنی بھی ہمیں پیش کی انٹیلیجنس اطلاعات بھی تھیں، عطا تاڑر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے معلومات تھیں کہ اس احتجاج کے اندر کیا ہونے والا ہے، یہ جدید اسلحہ لے کے آئیں گے، ہینڈ گرنیڈ لے کے آئیں گے، اور یہ شرپسندانہ کارروائی کریں گے، ہمیں پہلے سے معلوم تھا۔ جب آپ کو معلوم تھا تو آپ ریاست کی ذمہ داری ہے کس طرح کے عناصر کو روکیں۔ آپ نے پہلے تو یہ اسلام آباد میں پہنچ گئے، داخل ہو گئے، پھر ڈی چوک میں پہنچ گئے، بلو ایریا میں پہنچ گئے، کس طرح سے ممکن ہوا؟ جگہ جگہ آپ نے رکاوٹیں لگائی ہوئی تھی، کنٹینرز کھڑے کیے ہوئے تھے، ہر جو ہے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے پولیس اور رینجرز اہلکار کھڑے تھے، جو کہ ظاہر ہے اپنی پوری تیاری کے ساتھ کھڑے تھے، تو پھر کس طرح سے یہ جدید قسم کا اسلحہ، ہینڈ گرنیڈ اور یہ ساری چیزیں لے کے یہ غیر ملکی ٹرینڈ شرپسند جو ہے یہ کس طرح سے وہاں تک پہنچ گئے؟ خیر، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ علی محمد خان صاحب آپ کو پتہ ہی ہے
जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, तो खान का वो खिलाड़ी है जिसने वाकई अपना हक अदा किया था खान से मोहब्बत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत का। उनकी एक ऑडियो लीक हुई है, उस ऑडियो लीक को अब काफ़ी ज़्यादा कैश करने की हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है। एक तो उन्होंने मौरूसियत पर सवाल उठा दिया है, इख्तलाफात जो हैं बाहर आने लगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, काफ़ी अलार्मिंग है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए। आज अदालत के अंदर भी जो वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से कहा गया है, उन्होंने कहा है जी कि फैसल चौधरी साहब ने आज अदालत में कहा है जी कि इमरान खान साहब के साथ खुदारा हमें मुलाकात दी जाए ताकि हम जान सकें कि हक़ाइक़ हैं क्या, हम उनसे बात करना चाहते हैं। वकील को ही रसाई दे दी जाए इमरान खान से मुलाकात की। उन्होंने आज अदालत के अंदर ये कहा है, इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अली मोहम्मद खान साहब की जो ऑडियो लीक है उसमें वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खान साहब ने बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी जो हैं उनको और दीगर को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने इस्लामाबाद जाना है। उन्होंने हरगिज़ डी चौक का नाम नहीं लिया था, आपने इस्लामाबाद जाना है और एहतजाज रिकॉर्ड कराना है और एहतजाज के ज़रिए आपने मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात का भी वो नाम ले रहे हैं, पता नहीं किस किस्म के मुज़ाकरात, जो अली मोहम्मद खान साहब जिन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। साथ में कहते हैं कि हमारे बानी का ये हुक्म था कि मौरूसियत की सियासत हम नहीं करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौरूसियत की सियासत नहीं होगी। तो फिर बुशरा बीबी जो है वो किस तरह खान से बड़े फ़ैसले कर सकती है, उसको बुशरा बीबी को किसने ये हक़ दिया है, और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो किस तरह से ये ऐलान कर सकती हैं एहतजाज का। भाई अली मोहम्मद खान साहब इतने सीनियर, इतने मंझे हुए, इतने बावफा कप्तान के खिलाड़ी हैं, किस तरह की आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आपको सोचना चाहिए जो हालात हैं, जिस तरह से पहले ही बहुत सारी मुश्किलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और इस तरह की आपकी ऑडियोज़ जो हैं वो लीक होना शुरू हो गई तो मज़ीद इसको कैश किया जाएगा। वो कहते हैं ज़ाहिर है आप जेल के अंदर अगर अब वो मिलने गई हैं अपने भाई से, तो भाई ने उन्हीं को पैगाम देना था ना कि भाई एहतजाज की कॉल दे दो, और अलीमा खान साहिबा ने इस एहतजाज की कॉल का ऐलान किया था, आपको भी याद ही होगा। तो अब वो कहते हैं जी अलीमा खान किस तरह से ये एहतजाज की कॉल दे सकती है, तो बैरिस्टर गौहर को देनी चाहिए थी या फिर बैरिस्टर सैफ को कहा था बानी ने। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो कि काफ़ी अलार्मिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को बहरहाल इस सूरत हाल पे भी सोचना चाहिए। और दूसरी जानिब एक दफ़ा फिर से जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले एक्टिव और चार्ज हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि अब जॉइंट टास्क फोर्स देखें अब किस तरह से कार्रवाई करती है। इजाज़त दीजिए, वीलॉग से अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, और रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह।